प्रिय साथियों, प्रश्न बैंक चैप्टर 1 फिजिक्स का अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय मतलब अनुप्रस्थ स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र बात एक ही है, तो इसका व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसको मैंने आपको इसके पहले जो अक्षीय स्थिति बताई थी उसमें भी ये बताया था। विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है यदि दो बराबर मतलब क्यू तथा विजातीय मतलब प्लस माइनस आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी, यहाँ अल्प दूरी है 2l, अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब इसके लिए अपने को निरक्षीय स्थिति पढ़ना है। निरक्षीय स्थिति यानी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन, या इसको अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। तो क्या है निरक्षीय स्थिति? सबसे पहले इसी की परिभाषा हम देखते हैं। तो निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है जैसे ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों से मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अगर हमको जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जैसे मैंने यहाँ कोई बिंदु ले लिया और इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस बिंदु का नाम है P। इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और ये बिंदु अगर द्विध्रुव के निरक्ष पर मतलब लंबार्धक का मतलब इस द्विध्रुव को ये दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो द्विध्रुव के निरक्ष पर मतलब लंबार्धक पर स्थित अगर है ये बिंदु, कौन सा बिंदु? जिस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर ये बिंदु द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित हो या लंबार्धक पर स्थित हो तब उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष कहा जाता है कि निरक्षीय स्थिति में है या अनुप्रस्थ स्थिति में है। तो यही इसकी डेफिनेशन भी है कि जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है द्विध्रुव के मतलब विद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक या निरक्षीय रेखा पर स्थित होता है तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। तो ये सिंपली इसकी परिभाषा होगी निरक्षीय स्थिति की। अब हमको निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया AB जो दो आवेशों से मिलकर बना, प्लस क्यू और माइनस क्यू। कोशिश करिएगा कि प्लस क्यू यहाँ पर ले और माइनस क्यू यहाँ पर ले। अगर प्लस क्यू इधर लिया और माइनस क्यू इधर लिया तो चित्र जो है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि प्लस क्यू आपको यहीं लेना है और माइनस क्यू इस साइड लेना है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है और यहाँ पर O जो है वो AB का मध्य बिंदु है। तो ये AB के बीच की दूरी 2l है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी l होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l होगी क्योंकि ये लंबार्धक है। अब ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतना हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो वर्णन है इसका तो आप मन से ही लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, बिंदु A पर जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, इस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले निकालेंगे। किस तरह से? देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मानक सूत्र होता है वो होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r², जहाँ r मतलब क्या होता है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, मतलब जिसके कारण निकाल रहे हैं और जिस पर निकाल रहे हैं दोनों के बीच की दूरी होती है। तो बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना अपने को पहले। देखिए, इन दोनों को हम इस तरह से मिला देते हैं, बिंदु P को और बिंदु A को। इसके लिए आप स्केल की मदद लेना इस तरह से। तो बिंदु A पर जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इस डायरेक्शन में होगी, इस तरह से E1, इसको मान लेंगे E1। E1 मतलब ये आपका पहला आवेश मान लो
और ये आपका दूसरा आवेश मान लो, तो इसके आधार पर हमने E1 दे दिया। उसी प्रकार बिंदु B पर जो माइनस Q आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी इस डायरेक्शन में। बिंदु A पर प्लस Q आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो बाहर की ओर होगी, आगे की ओर होगी। जबकि बिंदु B पर माइनस Q आवेश है, इसके कारण भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आवेश की ओर होगी, इधर होगी E2, इस तरह से। तो ये हमने E1 और E2 यहाँ पर ले लिया। तो सबसे पहले हम बिंदु A पर जो प्लस Q आवेश है, उस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया, E1 नाम दिया है। तो ये इस तरह से E1 बराबर हमारा सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r², और r का मतलब है A से लेकर P तक की दूरी, तो r की जगह हम लिखेंगे AP²। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया। अब ये जो E1 आया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण, इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है, मतलब A से P की ओर है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन AP सदिश की दिशा में। ये प्लस Q आवेश के कारण हो गया। इसी प्रकार बिंदु B पर जो माइनस Q आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या होगी, 1/4πε0 Q/BP², मतलब B से लेकर P तक की दूरी। अब BP को आप PB भी लिख सकते हो, ये चल जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन देखना है, तो इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी E2 की, इसकी डायरेक्शन, अब डायरेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट लिखना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, मतलब PB सदिश की दिशा में। तो इस तरह से लिखना पड़ेगा PB सदिश की दिशा में, या आपको नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपको क्या मिल गया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 है, E1 इस दिशा में लग रही है, E2 इस दिशा में लग रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर है। हम E1 के घटक, E1 के कंपोनेंट मान लेते हैं। E1 का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा, ऊर्ध्वाधर के लिए हम साइन का यूज करते हैं और क्षैतिज के लिए कॉस का यूज करते हैं। थोड़ा आपको आइडिया दूं तो ऊर्ध्वाधर के लिए साइन का इसलिए क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब लंब ऊर्ध्वाधर, और कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार लेते हैं। तो साइन को हम लंबक लेते हैं, कॉस को हम आधार लेते हैं। तो इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक इस तरह से होंगे। चलो ये लाइन खींच दी इस तरह से। तो इस E1 का ऊर्ध्वाधर घटक होगा E1 साइन थीटा और क्षैतिज घटक होगा E1 कॉस थीटा। इसी प्रकार E2 का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो होगा E2 साइन थीटा और क्षैतिज घटक होगा E2 कॉस थीटा। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, E1 और E2 के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक इस तरह से हमने मान लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो E1 का ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा और E2 का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो E2 साइन थीटा, ये इस बिंदु पर एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है, और एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जिसके कारण से बिंदु P पर जो परिणामी, मतलब टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और वो इन दोनों का योग होगी, मतलब E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, इस तरह से। अब यहाँ पे हमने एंगल नहीं लिया, हम एंगल को मान लेते हैं। इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। इस एंगल को थीटा मानने के कारण ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं और इसको तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होंगे। उसी प्रकार ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक छेदी रेखा, और ये कहलाएगा इसके संगत कोण, इसके ये कहलाएगा एकांतर अंतःकोण और इसके ये कहलाएगा संगत कोण। इसलिए सारे कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो है AB विद्युत द्विध्रुव है, जैसा कि हमने कहा था, ये इसका लंबा अर्धक है। लंबा अर्धक होने के कारण यहाँ 90 डिग्री का कोण होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण होगा। आप जानते हैं एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, तो ये दोनों 90-90 मतलब 180 डिग्री के कोण होंगे, जिसके कारण से ये वाला त्रिभुज, जैसे कहो हम AOP कह सकते हैं, ये वाला त्रिभुज BOP,
ये दोनों त्रिभुज जो है ये एक समकोण त्रिभुज बन गए, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय होता है, और पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग से हम यहाँ पे आधार दिया है l और लंब दिया है r, तो इससे हम कर्ण निकाल सकते हैं, वो होगा अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसका आधार भी l है और इसकी ऊंचाई ये कॉमन है दोनों में r है, तो जिसके कारण से ये कर्ण भी उतना ही होगा अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो इस तरह से सारी बातें अब लगभग इसमें आ गई। तो आपने देखा E1 के 2 घटक और E2 के 2 घटक। तो इस तरह से हमने पहले क्या किया, E1 निकाला, फिर हमने E2 निकाला। ये कैसे निकाला, E बराबर 1/4πε0 Q/r स्क्वायर की मदद से। फिर उसके बाद में हमने E1 के घटक मान लिए क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा। उसी प्रकार E2 का क्षैतिज घटक E2 cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक E2 sin थीटा। इस तरह से हमने मान लिया। तो अब इस बात को आप समझ गए कि हमारी जो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, जो कितनी होगी, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो अब हम इसके आगे देखते हैं। तो इस तरह से ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत होने से परस्पर निरस्त हो गए। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगी। अब चित्र में अगर आप देखोगे, ये देखिए इस तरह से ये चित्र है हमारे पास। इस चित्र में आप देखोगे तो जो AP है, AP और BP दोनों आपस में बराबर हैं, और AP और BP जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो E1 का मान E2 के बराबर होगा। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 के बराबर होगी, क्योंकि E1 में AP स्क्वायर था और E2 में BP स्क्वायर था। तो जब AP और BP बराबर हो जाएंगे तो AP स्क्वायर BP स्क्वायर के बराबर होगा, या BP स्क्वायर AP स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जिसके कारण हम कह सकते हैं E1 बराबर E2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया है E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह भी हमने E1 रख दिया और cos थीटा। अब E1 cos थीटा 2 बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो हम लिख देंगे E बराबर 2E1 cos थीटा। अब हमारे पास E1 का मान है, तो E1 का मान हम यहाँ रख देंगे समीकरण 1 से, वो है E बराबर 2 जैसा का वैसा। E1 का मान कितना है, 1/4πε0 Q/AP स्क्वायर, और साथ में है cos थीटा। अगर आप E2 को यही रखते और E1 की जगह E2 यहाँ पे लेते तो यहाँ 2E2 cos थीटा आता, तो E2 का मान रखते, बात एक ही है। तो हमने E2 को E1 लेके चले हैं, इसलिए यहाँ E1 का मान रखा है। अब हमारे जो मेन काम बचे हैं वो ये है, हमको चाहिए अब AP स्क्वायर और cos थीटा का मान। तो AP स्क्वायर कहो या AP कहो और cos थीटा चाहिए। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा, AP का मान निकालना है तो समकोण त्रिभुज हमारा है AOP, इसमें यह है कर्ण, यह है आधार, यह है लंब। तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। तो हम कह सकते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का वर्ग मतलब AP का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, मतलब यहाँ पे लिया है पहले कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, पहले आएगा लंब का वर्ग, आगे पीछे ले सकते। लंब का वर्ग मतलब OP का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब OA का वर्ग। तो इस तरह से OP का मान हमारे पास R है, तो R स्क्वायर प्लस OA मतलब हमारे पास L है, O से लेकर A तक की दूरी, तो L स्क्वायर। तो ये AP स्क्वायर मान हमारे पास आ गया। अब cos थीटा में अपने को AP की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ AP हम निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या अंडर रूट का मतलब 1/2 घात होता है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा AP हो गया। देखो हमने पहले ही इसमें लिख दिया था यहाँ पे AP का मान, और जो AP है हम जानते हैं AP BP के बराबर है, तो ये भी उतना ही होगा BP। तो इस तरह से AP आ गया। अब हमको चाहिए cos थीटा। cos थीटा के लिए हमको फिर से इस त्रिभुज को लेके चलना है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा OA और कर्ण है हमारा AP। इस तरह से हम क्या करते हैं, OA बटे AP। OA का मान L है और AP का मान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे की घात 1/2 या अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हमारे पास दोनों मान आ गए,
ए पी स्क्वायर का भी मान आ गया और कॉस थीटा का भी मान आ गया। ये दोनों मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो क्या होगा देखिए, ई बराबर 2 जैसा का वैसा, 1/4πε0 क्यू ये भी जैसा का वैसा। ए पी स्क्वायर की जगह हम रखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रख दिया हमने। और कॉस थीटा का मान हमारे पास है एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की घात 1/2। तो इस तरह से हमने समीकरण 3 में ए पी स्क्वायर और कॉस थीटा का मान रख दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसकी घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ 1/2 है, और दोनों का आधार समान है। आधार समान होने पर घातांकों का योग होता है 1 और आधा, 1.5 हो जाएगा। 1.5 मतलब 3/2, क्योंकि 1.5 मतलब 3 का आधा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप योग करेंगे तो भी 3/2 ही आएगा। अब 2QL इनको साथ में लिख लेते हैं और 1/4πε0 जैसा का वैसा रहेगा। अब देखिए 2QL ये कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको दर्शाते हैं छोटे p के द्वारा, इस तरह से P बराबर 2QL। तो 2QL की जगह क्या रखेंगे, P रखेंगे। तो हमारा यहाँ मिलेगा E बराबर 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की घात 3/2, समीकरण नंबर 4। ये जो समीकरण 4 आया, ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। अब कभी कभी क्या बोलता है, माध्यम है बोलते, जैसे K पराविद्युतांक का माध्यम है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक सेंटेंस आप बढ़ा दोगे कि यदि माध्यम का पराविद्युतांक K है और यहाँ अगर K का गुणा कर दोगे तो वो माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में। बस K आपको 4πε0 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया निरक्षीय स्थिति का व्यंजक। लेकिन कभी कभी एक तरह से क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि यदि विद्युत द्विध्रुव छोटा है, यानी छोटे द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। और जब विद्युत द्विध्रुव छोटा होता है, इसके पहले अक्षीय स्थिति में आपको बता चुका हूँ, जब विद्युत द्विध्रुव छोटा होता है तो L < R होता है, अर्थात L लगभग बराबर 0। तो उस स्थिति में L लगभग बराबर 0 हम ले सकते, पूरी तरह से 0 नहीं होता, लगभग बराबर 0 होता है। तो इस तरह से L लगभग बराबर 0, ये मान हम समीकरण 4 में रखेंगे तो यहाँ 0 का वर्ग 0 वो हट जाएगा, तो बचेगा आर स्क्वायर और पूरे की घात 3/2, इस तरह से बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, E बराबर 1/4πε0 P अपॉन R की घात 3। ये अभिष्ट व्यंजक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, लेकिन किसके कारण, एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण। देखो अक्षीय स्थिति का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अक्षीय स्थिति आप पहले पढ़ना, तब निरक्षीय को आप अच्छे से देखना, ताकि ये चीज़ जो है ना आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए कि L लगभग बराबर 0 हमने क्यों किया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार करना। और हो सके तो आप एक क्वेश्चन अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति जो है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, इनकी तुलना करके इनका जो अनुपात होता है वो कितना होता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो इस तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है निरक्षीय स्थिति का। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले पार्ट को लेकर। थैंक यू।